हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आया था और सबसे अंत में भी गया था। तो डच उसके बाद आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था, उसके बाद डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी। इन सभी ने व्यापारिक केंद्र, बस्ती, फैक्ट्री, कारखाना, किले, दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगीज द्वारा काफिर, आर्मेडा, काफिर, परमिट, नौसेना समूह का निर्माण किया गया था। पहला पुर्तगाली है जो सबसे पहले आते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय में पुर्तगाली थे। उन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया और विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री, कारखानों, बस्ती व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। यह कारखाने उत्पादन के केंद्र नहीं थे बल्कि भंडार गृह थे। यहाँ पर वस्तुओं का संग्रह कर उन्हें यूरोप में भेजा जाता था। यह फैक्ट्री एक किलेबंद जैसी क्षेत्र जैसी होती थी जिसमें गोदाम, कार्यालय तथा व्यापारियों के लिए आवास भी होते थे। पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण की इस पद्धति को इटली के व्यापारियों से प्राप्त किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट कालीकट में आया, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, जबकि वहां मौजूद अरबी व्यापारियों ने विरोध किया और विरोध का कारण आर्थिक था। भारत में प्रथम पुर्तगाल गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मीडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे नीली पानी नीति कहा जाता है, अपनाया। वस्तुतः पुर्तगाली सरकार की ओर से यह कहा गया कि पुर्तगाली व्यापारी ऐसे दुर्गों का निर्माण करें जिसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना भी हो। उसी को नीला पानी नीति कहा गया। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ और इसी क्रम में उपहार स्वरूप बॉम्बे ब्रिटिश राजकुमार को प्रदान किया गया, जिसे 1668 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया था। भारत में पुर्तगालियों का योगदान यह रहा कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया, तंबाकू की खेती का प्रचलन किया और यूरोपीय भवन निर्माण की गौथिक शैली का भारत में प्रवेश किया और यूरोपीय चित्रकला के तत्वों को भारत में प्रचलित किया। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली पुरुषों की भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि भारत में पुर्तगाली बस्ती की स्थापना मजबूत आधार मिल सके। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति ने लोगों में असंतोष पैदा किया, फलतः इन्होंने स्थानीय सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जो उनके पतन का कारण बना। इसी तरह उन्होंने व्यापार में समुद्री लूटपाट की नीति बनाई अतः शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हुई। वस्तुतः पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति की शुरुआत की, जिसके तहत समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगालियों से परमिट प्राप्त करना होता था और इसे न लेने वालों को दंडित करते हुए उसके समुद्री जहाज को लूट लिया जाता था। कार्टेज लेने वाले व्यापारियों को गोला बारूद एवं काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हॉलैंड में हुई। इसकी देखरेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था और कंपनी द्वारा की जाने वाली संधियों डच सरकार के नाम से की जाती थी। डच कंपनी को युद्ध करने, संधि करने एवं क्षेत्र विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। डचों ने बटविया, जिसे इंडोनेशिया में स्थित था, वहां अपना मुख्यालय बनाया। भारतीय स्थित डच कंपनी इसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। डचों ने कोरोमंडल तट को अपने व्यापार का आधार बनाया और मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम व्यापारी केंद्र स्थापित किया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्र के निर्यात को ज़्यादा प्रमुख दिया। इसी तरह भारत से वस्त्र निर्यात को सर्वप्रमुख
वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है तथा 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी आती है। 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। 1588 में अंग्रेजों ने अपनी नौसेना श्रेष्ठता स्थापित कर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार हेतु कदम बढ़ाया। इसी क्रम में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे आरंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया गया, किंतु आगे चलकर 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा इस व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की, जो आगे चलकर 1613 ईस्वी में सर थॉमस रो के नेतृत्व में आए ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल को मुगल शासक से इस व्यापारिक केंद्र की स्वीकृति प्राप्त हुआ। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को सुल्तानती गोविंदपुर एवं कोलकाता की जमींदारी प्रदान की। इन्हीं स्थानों को मिलाकर जाओ चारनॉक ने फोर्ट विलियम की स्थापना किया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को शाही फरमान प्रदान किया, जिसके तहत उन्हें बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल गया। डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में डेनमार्क में डेनिश कंपनी की स्थापना हुआ। इसने ट्रंकोबार जो तमिलनाडु में है वहां अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1619 ईस्वी में बनाया, किंतु आगे चलकर अपने सभी केंद्रों को इन्होंने ब्रिटिश सरकार को बेच दिया। फ्रांसीसी कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 14वें के समय में वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से हुआ। फ्रांसीसी कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार और वित्तीय संसाधन प्राप्त है। इस तरह यह पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीसी दल भारत आया और सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच भारत में 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा का सूत्रपात भारत में फ्रांसीसी अधिकारी गवर्नर डुप्ले ने किया, जिसे आगे चलकर ब्रिटिश अधिकारी क्लाइव ने अपनाया। फ्रांसीसियों के पराजय के निम्नलिखित कारण थे। तो ये पहला कारण था जिसमें फ्रांसीसी क्रांति पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी, इस कारण निर्णय लेने में बहुत समय लगता था। फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में सहयोग एवं समन्वय का अभाव था। फ्रांसीसियों की नौसैनिक क्षमता ब्रिटिश की तुलना में कमजोर थी, इस कारण वे संघर्ष में पराजित हुए। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार ये बंगाल में था। तो यहाँ का पहला जो है मुर्शिद कुली खां, यह औरंगजेब द्वारा 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया था। इस समय बंगाल का सूबेदार वजीमुशान था, जो राज दरबार में से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली दरबार में रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल वंशानुगत शासन की शुरुआत हुआ था। मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधार, इसने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही की और जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि, जिसे राजकीय भूमि कहा जाता, में परिवर्तित कर दिया। इससे राज्य की बड़ी आय प्राप्त होता था। इसने बड़े जमींदारों को राजस्व वसूली की जिम्मेदारी दिया और उसकी जागीर भूमि को बनाए रखा। मुर्शिद कुली खां ने किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराया। मुर्शिद कुली खां के सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण जैसे जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहों के दमन
को दमन कर मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। इसके बाद दूसरा शासक अलीवर्दी खां था जो 1740 से 1756 तक शासन किया। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देगी और छेड़ने पर काट काट कर मार डालेंगी। सिराजुद्दौला 1756 से 57 तक ये 1 वर्ष के लिए शासक बना। नवाब बनने के साथ ही सिराजुद्दौला को अपने संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इनमें प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग एवं ढाका के नवाब तथा उसकी मौसी घसीटी बेगम। इन्होंने नवाब का विरोध किया और अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना ही कलकत्ते में किलेबंदी शुरू की। अतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कलकत्ता पर हमला किया और जून 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इस घटना के संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल ने ब्लैक होल कांड का उल्लेख किया है। ब्लैक होल कांड का तात्पर्य उस घटना से है जहां नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में कर दिया था और अगले दिन उसमें से केवल 23 जिंदा बचे थे। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पूरा नियंत्रण करने के लिए क्लाइव के नेतृत्व में साहस से एक सेना बुलाई और कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर दिया। अब क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में करते हुए नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। इनमें प्रमुख था मीर जाफर मीर बख्शी जो सैन्य प्रमुख था, मानिक चंद्र कलकत्ता का प्रभारी, अमीर चंद जो पूंजीपति, जगत सेठ और कलकत्ता का बैंकर। पलासी का युद्ध 25 जून 1757 को। पलासी बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के तट पर आम्रगुंज अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। क्लाइव ने षड्यंत्र के माध्यम से नवाब के अधिकारियों को पहले ही अपने पक्ष में कर दिया था। अतः नवाब की सेना पराजित हुई और सिराजुद्दौला युद्ध से भागना पड़ा उसे। नवाब की ओर से मीर मदन एवं मोहन लाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाया था, लेकिन अब अंग्रेजों ने बंगाल पर नवाब मीर जाफर को नवाब बनाया। इस तहत बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुआ। अब नवाब अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था जिससे अंग्रेजों ने आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इस तरह बंगाल की लूट प्रारंभ हुआ। मीर जाफर 1757 से 1760 तक शासक नवाब बना। नवाब बनने के पश्चात मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दिया और उपहार स्वरूप धन प्रदान किया, किंतु मीर जाफर ने अंग्रेजों की मांगों से तंग आकर डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई, किंतु इसका भेद खुल गया था। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया और मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम 1760 से नवाब बनने के पश्चात मीर कासिम ने जागीर को बर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की जागीर प्रदान किया। उपहार स्वरूप बड़ी मात्रा में धनराशि दी। इससे अंग्रेजों को लाभ मिला। इस आधार पर ब्रिटिश अधिकारी बेंसी टाट ने इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दिया, किंतु यह वास्तव में कोई क्रांति नहीं था, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में बंगाल की जनता की कोई भूमिका नहीं थी और न ही इस सत्ता परिवर्तन के पश्चात बंगाल के शासन व्यवस्था में कोई व्यापक परिवर्तन आया। वस्तुतः सत्ता पहले भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कठपुतली नवाब के पास थी और अब भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कठपुतली नवाब के पास थी और अब भी नवाब अंग्रेजों की कठपुतली ही था। इसे इस दृष्टि से भी क्रांति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मीर कासिम से अंग्रेजों के आर्थिक हितों की चोट पहुंचाई। वस्तुतः मीर कासिम ने यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को प्रशिक्षित किया तथा अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे निःशुल्क व्यापार के अधिकार जो दस्तक या पास के द्वारा किया जाता था, जिसका दुरुपयोग रोकने के लिए उसने राज्य में चुंगी समाप्त कर दिया था। इस मुद्दे पर अंग्रेजों को मीर कासिम से युद्ध लड़ना पड़ा। निष्कर्ष,
हम कह सकते हैं कि 1760 में बंगाल में हुआ सत्ता परिवर्तन न तो बंगाल की जनता के लिए और न ही ब्रिटिश के लिए क्रांति का सूचक था। मीर जाफर के समय बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, तो दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम था। युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई। अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि कर बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। नवाब नजमुद्दौला मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात अंग्रेज़ों ने उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया। इसी समय इलाहाबाद की संधि की गई और उसके लिए क्लाइव को लंदन से बुलाया गया था। इलाहाबाद की संधि 1765 से इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला क्लाइव था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, इन तीन के बीच इलाहाबाद की संधि हुआ था। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया था। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित किया गया था। अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं काडा का क्षेत्र लेकर उसे मुगल सम्राट को दिया गया और युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपया प्राप्त किया। अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब से वायदा किया कि अगर कोई शक्ति अवध पर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च अवध का नवाब उठाएगा। इस तरह इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज अब वैध शासक बन गए। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा अधिकृत किए गए। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय ने उसे भारत में वैधता प्रदान की और यहाँ से अंग्रेज़ों की भारत विजय की प्रक्रिया पूर्णतः शुरू हुआ। अब पलासी से चली आ रही धन की लूट को वैधानिक मान्यता मिल गई। इसलिए बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन के न तो यहाँ के नवाब था जो कठपुतली। इसके प्रशासनिक उत्तरदायित्वों में नवाब के पास जो अधिकार थे वो पुलिस, जेल और न्याय की व्यवस्था। लेकिन अंग्रेज़ों ने दीवानी अधिकार प्राप्त किया था, जिससे ये क्या करते थे कि वित्तीय अधिकार इनके पास था, ये सारी शक्तियों का उपयोग करते थे। बंगाल में नवाब नजमुद्दौला के समय 1765 ईस्वी में द्वैध शासन लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत दीवानी अधिकार तो कंपनी के पास रहा, किंतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दिया। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो शक्तियों का शासन मौजूद था। अंग्रेज़ों के पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व शक्तियाँ था। द्वैध शासन लागू क्यों किया गया था? तो कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ सकता था। इससे अंग्रेज़ों के आर्थिक लाभ बाधित होते हैं। अतः आर्थिक लाभ लेने के लिए द्वैध शासन को लागू किया। दूसरा कारण था प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता प्राप्त करने पर बंगाल के अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरोध का भय था। वस्तुतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष हो सकता था। इस संघर्ष से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया। तीसरा कारण इसका प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के कारण किया गया था। चौथा कारण यह कंपनी बंगाल की सत्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी मामले में हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी। इस नियंत्रण से बचने के लिए यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन के परिणाम क्या हुआ? तो पहला का परिणाम था जो कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने की वजह से कानून व्यवस्था कमजोर हुई, जिससे बंगाल में अव्यवस्था फैला। दूसरा कारण था कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व निर्धारण से किसानों की स्थिति दयनीय हुई और कृषि में गिरावट आई। द्वैध शासन से पूर्व 1764 से 1764-65 में भू राजस्व की राशि 80 लाख रुपये थी, तो 1765-66 में 1.49 करोड़ कर दिया गया। तीसरा कारण था कंपनी के कर्मचारी
निजी व्यापार पर अधिक बल देने लगे, अतः कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। इस तरह पलासी से शुरू हुई प्रक्रिया पूरा हो गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना और इसने फ्रांसीसियों से अपना संबंध बनाया तथा ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई। फलतः अंग्रेजों के साथ उसका संघर्ष शुरू हुआ, जो अंततः मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जब 1771 ईस्वी मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं किया, तब मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता करने की बात कहा था। अतः मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिका के साथ फ्रांस भी शामिल हुआ। फलतः ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण हुआ। ऐसे में भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच भी तनाव बढ़ा। इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर हमला कर नियंत्रण करने का प्रयास किया। यह मैसूर के क्षेत्र में मौजूद थी, अतः अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में थोड़े समय के लिए मैसूर निजाम एवं मराठों का त्रिगुट अंग्रेजों के विरुद्ध बना। इस तरह 1780-81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, अर्थात भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ब्रिटिश के प्रतिकूल थी। वस्तुतः इस समय भारत में मराठों के साथ भी अंग्रेज का युद्ध चल रहा था, तो साथ ही बंगाल के ब्रिटिश अधिकारियों के बीच मतभेद भी व्याप्त था। दूसरी तरफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की पराजय हो रही थी और इसी क्रम में फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन भी ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिका का साथ दे रहे थे। इस तरह भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ब्रिटिश के प्रतिकूल थी, किंतु भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कुशलता से संकट का समाधान निकाला। उसने निजाम और मराठों को अपने पक्ष में किया। वस्तुतः मराठों के साथ सालवाई की संधि कर उसे युद्ध से अलग किया, अतः युद्ध में हैदर को पराजित किया गया। हैदर की मृत्यु के बाद टीपू के साथ उसने 1784 में मंगलोर की संधि कर युद्ध को समाप्त किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी तरफ कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया था, अतः दोनों के बीच तनाव बढ़ा। इस प्रकार जब ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर टीपू ने हमला किया तो मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में निजाम और मराठों तथा अंग्रेजों का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना। युद्ध में टीपू पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि टीपू पर आरोपित किया गया और अंग्रेजों ने टीपू के पुत्र को बंधक के रूप में रखा। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमज़ोर कर दिया गया। इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः कमज़ोर कर दिया। यदि कॉर्नवालिस द्वारा संपूर्ण मैसूर राज्य को जीत लिया जाता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों मराठों और निजाम को अधिक क्षेत्र देना पड़ता। इससे वे शक्ति संपन्न होकर अंग्रेजों के लिए पुनः चुनौती प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चुनौती से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ संधि की और उसका आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमज़ोर बना दिया और मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। इसी दृष्टि से श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस का एक दूरदर्शितापूर्ण कदम था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेज़ली था। मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ अपना संबंध बनाए हुए था और दूसरी तरफ यूरोप में नेपाली साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा की चिंता हुई। ऐसे में वेलेज़ली ने फ्रांस से संबंध बनाए रखने वाली इस भारतीय शक्ति को समाप्त
करना चाहा। इस क्रम में मैसूर पर हमला कर टीपू को समाप्त कर किया और अब मैसूर के एक छोटे से भाग पर पुराने वाडियार वंश के 2 वर्षीय शासक को गद्दी पर बैठाया और उससे सहायक संधि की। मैसूर विजय के उपरांत बेल्ली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जन्म लिए क्रांतिकारी समूह जैकोबिन दल की सदस्यता लिया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से युक्त किया था। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। अतः टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी के गठन का प्रयास किया और विभिन्न देशों में अपने दूत भेजकर व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। उसका कहना था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। किंतु टीपू कूटनीतिक कुशलता की दृष्टि से कमजोर था। वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो जरूर शेयर कर